नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। चक्रव्यूह का वक्त हो गया है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो 4 कहानियां जिनको आज आपने वोट कर पसंद किया है। सबसे पहले कहानी जो हमारी वोटिंग के लिए थी वो थी केरलम में राहुल गांधी के सामने असम वाला कंफ्यूजन कैसे है। इस खबर को 19% लोग देखना चाहते हैं। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। दूसरी कहानी थी नॉर्थ कोरिया की, डेडमैन स्विच एक्टिवेट, तो क्या किम जोंग अब एटम बम फोड़ने वाले हैं। इस खबर को देखने के लिए 22% लोगों ने अपना वोट दिया है। 7:28 पर डिटेल में नॉर्थ कोरिया का हाल दिखाते कि कैसे वो युद्ध को और भड़का सकता है। और तीसरी कहानी आज थी पश्चिम बंगाल में हार से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में क्या 3 फाड़ हो चुका है। इस खबर को 27% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है देखने में। आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन जो खबर आज सबसे अधिक वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है पीएम मोदी के सेविंग्स प्लान पर विपक्ष ने अब क्यों सवाल उठा दिए हैं। इस खबर को देखने के लिए 32% दर्शकों ने वोट किया है और यही हमारी आज की लीड स्टोरी है, कवर स्टोरी है। पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर में हो रहे सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मोदी ने महादेव का विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। इसके साथ ही 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से मंदिर के शिखर का विशेष कुंभाभिषेकम हुआ। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। तो जब पीएम मोदी ने शिव और शक्ति दोनों का जिक्र किया तो देश को अचानक राजस्थान के पोखरण का वो रेगिस्तान याद आया, जहां 28 साल पहले भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई थी। दरअसल 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और दुनिया ने पहली बार भारत की नई ताकत महसूस की थी। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। प्रधानमंत्री आज शिव और शक्ति की बात कर रहे थे। वहीं विपक्ष पीएम मोदी के कल के पेट्रोल और ऊर्जा बचत वाले संदेश पर ही उनको घेरने में व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को किफायत अपनाने की सलाह दी थी। खाड़ी युद्ध के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ बड़ी मांगे की थी। पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए, कार पूलिंग कीजिए, सोना कम खरीदिए, विदेशी यात्राएं फिलहाल टाल दीजिए,
प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़िए। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। यानी पीएम की तरफ से संदेश बहुत साफ है, जब दुनिया संकट में है तो भारत को संभल कर चलना होगा। लेकिन जैसे ही पीएम की तरफ से अपील आई, हाल ही में बंगाल में हारे विपक्ष को जैसे राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। राहुल गांधी बोले, ये उपदेश नहीं विफलता है, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलील दी, देश का सबसे बड़ा संकट तो भाजपा है। 12 वर्षों में उन्होंने देश को इस कदर बदहाल कर दिया कि जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार वे जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि वे खुद जवाबदेही से बच सकें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है, ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया। वहीं अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को संभालने में विफल रही है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार को अचानक संकट याद आ गया। असल में देश के लिए केवल एक ही संकट है और उसका नाम भाजपा है। भारत इस वक्त ऐसे दौर में खड़ा है जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट है, तेल बाजार अस्थिर है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। भारत तेल पैदा करने वाला देश नहीं, हम सब जानते हैं। हम तेल के आयात पर निर्भर रहते हैं। अगर युद्ध बढ़ेगा तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा पर भी इसका दबाव आएगा। ये तो आपकी जो कर्ज लेने की अंतर्राष्ट्रीय आपने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। आपने देश को एक बर्बाद आर्थिक नीति है, उसके कारण ये हो रहा है। मोदी जी, गलती आपकी है, आपके सरकार की है, जनता पर ये आरोप है कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो। आपके लोग कहते थे, आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। No other country has given this kind of directives or appeals. So what are we facing? ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। चुनाव तक सब कुछ चंगा सी और चुनाव खत्म होते ही समझ लीजिए कैसा प्रधानमंत्री है, उल्टी सलाह देता है, कहता है खाद का इस्तेमाल कम करो। अरे खाद का इस्तेमाल कम करने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही कहा था एक बार ही खाना खाइए, तो पहले अपने से शुरुआत की थी। यहाँ तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो सुबह कहते हैं और शाम को जामनगर में 100 कारों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले ये प्रधानमंत्री। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। युद्ध के 2 महीने के दौरान वो कहते रहे कि महंगाई आएगी, लेकिन सरकार और सरकार के प्रवक्ता ये श्रेय देते रहे कि पीएम के कदमों के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो पीएम खुद महंगाई बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष के हमलों के जवाब में
टीम बीजेपी भी आज पूरी तरह अटैकिंग मोड में आ गई। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विदेशों में छुट्टियां बिताने वाले नेता और विदेशी ट्यून पर नागिन डांस करने वाले नेता देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र को आवाहन कैसे समझ सकते हैं? उनके लिए राजनीति केवल कैजुअल वर्क है। पर भ्रष्ट युवराज और युवरानियां, इंडी गठबंधन के ये नेता हमेशा ही देश का बुरा होने का दुस्वप्न देखते रहते हैं। ना पहले इनका स्वप्न पूरा हुआ, ना नरेंद्र मोदी के रहते इनका स्वप्न पूरा हो सकता। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्शन करते तो चीजें बदल जाती। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? आज इस हालत में पहुंचे हैं। बंगाल में कितना सीट जीता है? पहले तो था कि स्कॉर्पियो में उनका एमएलए बैठेगा, अब तो एक बाइक पे भी 2 उनका एमएलए चल के बंगाल वाला निकल जाएगा। दरअसल पीएम ने लोगों से कहा कि विदेश यात्राओं पर फिलहाल ना जाएं, टाल दें। पीएम खुद 2 दिनों के बाद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। दरअसल इतिहास गवाह रहा है कि देश पर जब जब संकट आया है, भारत के लोगों ने अपने बुलंद हौसलों से उससे पार पाया है। ये वही भारत है जहां कभी एक वक्त का उपवास देशभक्ति बन गया था, जब चीन युद्ध के समय लोगों ने गहने दान करना राष्ट्र धर्म माना। तब के देश के प्रधानमंत्रियों ने देशवासियों से क्या अपील की थी, इससे आगे हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि अभी देश की माली हालत कैसी है, इस युद्ध का क्या असर पड़ा है। 27 फरवरी को $1 की कीमत 91 रुपए 19 पैसे थी, लेकिन 10 मई तक डॉलर 94 रुपए 44 पैसे पर पहुंच गया। याद रखिए कि युद्ध ईरान के बीच और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुआ है, यानी इस दौरान 7 फरवरी से मई के महीने आते आते रुपया लगातार कमजोर हुआ है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेजी से घटा है। 27 फरवरी को देश का फॉरेक्स रिजर्व $728 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन 1 मई तक ये घटकर करीब $690 रह गया। मतलब युद्ध शुरू होने के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $38 अरब की कमी आ चुकी है। सोने और कच्चे तेल के दामों में भी बड़ा उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिला। 27 फरवरी को 24 कैरेट सोने का भाव 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 10 मई तक गिरकर 1,55,000 रुपए रह गया। वहीं क्रूड ऑयल 27 फरवरी को करीब $73 प्रति बैरल पर था, लेकिन 10 मई तक ये बढ़कर $104.80 प्रति डॉलर पहुंच चुका है। यानी तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आया है। तेल महंगा होने का सीधा असर भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ा है और सिर्फ 10 हफ्तों में ये नुकसान करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उधर सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ा। एक अनुमान है कि टैक्स कटौती की वजह से सरकार को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी अब जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के पुराने वीडियो और फैसलों को साझा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने साल 2013 में कहा था, देश में सोने का आयात न्यूनतम होने से चालू खाता घाटे की स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी बीजेपी की तरफ से साझा किया गया, जिसमें उनका कहना था कि हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूछा, अगर जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना नाकामी है तो फिर आपके प्रिय नेहरू जी भी क्या कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे? अमित मालवीय ने साथ में नेहरू के एक भाषण का अंश भी शेयर किया,
जिसमें नेहरू ये कहते हैं कि अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पर पड़ जाए। हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों और राजनीति का इतिहास नहीं है, ये उन पलों का भी इतिहास है जब देश मुश्किल में था, लेकिन जनता और नेतृत्व ने मिलकर संकट को अवसर में बदल दिया। इतिहास के कुछ उदाहरण देखिए। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, देश के सामने बड़ा संकट था, सेना को संसाधनों की जरूरत थी। तब देश भर में लोगों ने खुद आगे बढ़कर अपना सोना और गहने दान किए थे। नेहरू सरकार ने नेशनल डिफेंस फंड बनाया और लोगों ने दिल खोलकर उसमें मदद की। उस दौर में देश गरीब था लेकिन देशभक्ति बहुत अमीर थी। दूसरा उदाहरण, फिर 1965 आया। भारत तब पाकिस्तान के साथ ठन गई थी, युद्ध हो गया दोनों देशों के बीच। उस वक्त देश में अनाज की कमी हुई। भारत उस समय अमेरिका से गेहूं मंगाता था। हालात ऐसे बने कि खाने का संकट खड़ा हो गया, खाद्यान्न संकट। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने घर पर ही एक टेस्ट किया। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि क्या हमारा परिवार हफ्ते में एक दिन बिना खाना खाए रह सकता है। उनकी पत्नी ने हाँ में जवाब दिया। तब शास्त्री जी ने आकाशवाणी पर पूरे देश से ये अपील की, एक समय का भोजन त्याग दो ताकि बचत से सेना और गरीबों को मदद मिल सके। पूरा देश लामबंद हुआ था। उसके बाद 1990-91 की बात बताता हूं। ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक संकट था। देश के पास इतना कम विदेशी पैसा बचा था कि कुछ हफ्तों का आयात करना भी मुश्किल हो रहा था। तेल बहुत महंगा हो चुका था। तब देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर साहब। आर्थिक इतिहासकार रॉड्रिक मैथ्यूज की किताब चंद्रशेखर एंड द 6 months दैट सेव्ड इंडिया में लिखा है कि चंद्रशेखर के समय देश की माली हालत बहुत खराब थी। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की नौबत आ गई। IMF और वर्ल्ड बैंक के आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की तो कर्ज देने के लिए रुपए के अवमूल्यन और सब्सिडी में कटौती जैसी शर्तें थोपने की कोशिश की। इस पर PM चंद्रशेखर ने 2 टूक कहा कि मैं आपकी शर्तों के आगे झुकूंगा नहीं। अगर आप लोग जिद करेंगे मैं तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से देश से आह्वान करूंगा कि भारत पेट्रोल और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा विदेशों से कुछ भी नहीं मंगाएगा। ये सुनकर उन विदेशी बैंकों के अधिकारी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा था कि भारत आज मजबूर है, लेकिन एक कमजोर संख्या बल वाले सरकार के प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि भारत के इरादे कितने मजबूत हैं। इन तीनों कहानियों में एक चीज बहुत कॉमन है, संकट अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन देश का जवाब एक जैसा था। भारत सिर्फ सरकारों से नहीं चलता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति तो होगी ही, लेकिन राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे, ना कि ऐसा हो कि दुनिया के सामने भारत की नाक कटे। कोशिश होनी चाहिए इस राजनीति के जरिए कि पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दे ताकि दुनिया की आंख में आंख डालकर जवाब दिया जा सके। अब बात करते हैं अगली कहानी की ओर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ये पंक्तियां मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की हैं। बंगाल का चुनाव हो हंगामा आखिरकार अब खत्म हो चुका है। राज्य की सियासी सूरत भी बदल चुकी है, लेकिन सवाल यह कि हार के बाद टीएमसी के अंदर जो सियासी हंगामा मचा हुआ है, क्या उसे ममता बनर्जी शांत कर पाएंगी? क्या वो टीएमसी की बिगड़ती सियासी तस्वीर को संवार पाएंगी? पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने राज्य की सियासी जमीन को पूरी तरीके से बदल दिया है। राइटर्स बिल्डिंग में अब सत्ता की नई धमक सुनाई दे रही है। शुभेंदु सरकार के बनते ही ममता बनर्जी के सियासी वजूद पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सत्ता खोने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर अब टूट की सुगबुगाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दीदी के आगे जिन टीएमसी नेताओं की कभी जुबान नहीं खुलती थी, वो आज उनके खिलाफ जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब टीएमसी टूट जाएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस का लाइफस्टाइल खत्म हो चुका है? बंगाल की इसी सियासी तस्वीर का आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि नतीजों के बाद आज एक हफ्ता हुआ है, टीएमसी के अंदर कैसे हलचल मची है। हार की सर्जरी करते हुए ममता बनर्जी ने 3 प्रमुख प्रवक्ताओं को पार्टी से
इस बीच में हटा दिया है। ये 3 प्रवक्ता हैं रिज्जू दत्ता, कोहिनूर मजूमदार और कार्तिक घोष को अनुशासन भंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाकर टीएमसी के अंदर सियासी बम फोड़ दिया है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अभिषेक की आईपैक पर पूरी निर्भरता को पार्टी और जनता ने स्वीकार नहीं किया है। सिर्फ कल्याण बनर्जी नहीं, टीएमसी के कई नेता आईपैक पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आईपैक पर सवाल उठाने का मतलब है ममता और अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला करना, उनके फैसलों पर सवाल उठाना, क्योंकि आईपैक के प्रतीक जैन सीधे ममता और अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट करते थे। अब आपको बारी बारी से बताता हूं। रिज्जू दत्ता है, ये टीएमसी के प्रवक्ता हुआ करते थे। पार्टी की छवि खराब करने के आरोप में 2 दिन पहले टीएमसी ने दत्ता को बाहर कर रास्ता दिखा दिया। अब दत्ता भी आईपैक पर सवाल उठाकर टीएमसी की हार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सुनिए। आईपैक पिछले 6 महीने ये पार्टी को आईपैक चला रहा है। बच्चे लड़के दूसरे राज्य के वो सांसदों को, विधायकों को, हम लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है। वो हमें मैसेज भेज रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता करो। हम डे 1 से यही बोलते आए हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। पुलिस और कोई एजेंसी से सरकार नहीं चल सकते। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर। बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल के समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा ये तो सीधी सी बात है। और इसी का कारण तृणमूल चले गए, उसको जाना ही था। तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। रिज्जू दत्ता ने एक वीडियो जारी करके उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा से माफी भी मांगी है। ये वही अजय पाल शर्मा है जो चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर बनकर भेजे गए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि रिज्जू दत्ता की यह माफी महज शिष्टाचार नहीं बल्कि बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का संकेत है। रिज्जू जानते हैं कि अब टीएमसी का कवच उनके पास नहीं है, लिहाजा ऐसे में नई सरकार से पुरानी दुश्मनी मोल लेना उनकी सेहत के लिए रिस्की हो सकता है। मैं रिज्जू दत्ता, मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। दरअसल बंगाल के नतीजे केवल एक सरकार के जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था के चरमराने का संकेत है जिसे ममता बनर्जी ने पिछले 1.5 दशक में कड़ी मेहनत से तैयार किया था। 2011 से बंगाल की राजनीति का केंद्र रही तृणमूल कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी चुनौती के बीच आज खड़ी है। जनता ने इस बार सत्ता परिवर्तन का जो जनादेश दिया वो टीएमसी के लिए महज एक चुनावी हार नहीं बल्कि उसके वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार है। अभिषेक बनर्जी के जिस कॉर्पोरेट मॉडल को टीएमसी की जीत का चूक फॉर्मूला माना जा रहा है वो भी इस बार बुरी तरह विफल रहा और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के कॉर्पोरेट मॉडल को किनारा करते हुए पार्टी की कमान फिर से अपने पुराने और अनुभवी वफादारों के हाथ में सौंप दी है। संगठन को बिखरने से बचाने के लिए ओल्ड गार्ड को प्रमोट इस बार किया गया है। शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विधानसभा में दी गई है। कोलकाता के पूर्व मेयर फिराद हाकिम यानी बॉबी हाकिम को विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है। असीम पात्रा और नैना बंदोपाध्याय को सदन में उपनेता नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी ने एक सुपर पावर कमेटी बनाई है जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगी। कल्याण बनर्जी को मुख्य रणनीतिकार और कानूनी सलाहकार के रूप में बड़ी भूमिका दी गई है। अरूप विश्वास पर उन जिलों में संगठन को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई है जहां बीजेपी ने सेंध लगा दी है। अब इन्हीं के कंधों पर टीएमसी की गाड़ी को पटरी पर दौड़ने की जिम्मेदारी है। पार्टी ने यह भी आदेश दिया कि बिना इजाजत कोई भी
मीडिया से बात नहीं करेगा। बंगाल की सियासी तासीर ऐसी है कि जो विपक्ष में गया वो फिर वापस नहीं लौटा है। 1977 तक बंगाल में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन जैसे ही वामपंथियों की सत्ता आई, कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। आज कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक विधानसभा में रह गए हैं। 34 साल तक बंगाल पर राज करने वाले वामपंथ 2011 में ममता बनर्जी से हारने के बाद कभी संभल ही नहीं पाए। मौजूदा समय में सीपीआईएम का सिर्फ 1 विधायक रह गया है। ये इतिहास ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में दीदी के लिए 15 साल बाद बिना सत्ता के रहना, अपने कुनबे को एकजुट रखना एक बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का कद और जनता से जुड़ाव को कतई नकारा नहीं जा सकता। हार के बावजूद उनका करिश्मा खत्म नहीं हुआ। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के सामने उस विराट व्यक्तित्व के साए से बाहर निकलने और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना कतई आसान नहीं होगा। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ राय हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 6 मई की रात, आपको याद होगा, हत्या करने के बाद आरोपी जिस कार से भाग रहे थे वो बाली टोल प्लाजा से गुजरी थी। आरोपियों ने टोल टैक्स का भुगतान यूपीआई के जरिए किया। पुलिस ने जब ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर को ट्रैक किया तो लोकेशन बिहार और उत्तर प्रदेश में मिली। इसी के आधार पर पुलिस ने मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर से पकड़ा, जबकि तीसरे आरोपी राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस साजिश और हत्या में कम से कम 8 लोग शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। इस बीच नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में बहुत बड़ा ऐलान आज किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 45 दिन के अंदर ये जमीन गृह मंत्रालय को अब सौंप दी जाएगी। सुनिए। देखिए, हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा। और आगे बढ़ते अगली कहानी की ओर। तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिल गया, पश्चिम बंगाल को मिल गया, अब कल असम को भी मिल जाएगा। लेकिन केरल में कांग्रेस चुनाव नतीजों के 1 हफ्ते के बाद भी फैसला नहीं कर पाई है। सवाल है कि दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत दरअसल इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री को एक ही आदमी बनेगा, लेकिन कांग्रेस के पास दावेदार 3 हैं। केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चन्नीथला, इनके बीच रेस लगी हुई है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, यानी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति। पिछले 7 साल से वो कांग्रेस आलाकमान के साथ बेहद करीबी के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। इस वजह से वो राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों जब पर्यवेक्षक बनकर मुकुल वासनिक, अजय माकन और दीपा दास मुंशी केरल गए थे तो वासनिक के हाथों की वो फाइल दिख गई थी जिसमें ज्यादातर विधायकों ने केसी वेणुगोपाल के नाम का समर्थन किया था। इससे कयासों को बल मिला, क्योंकि खबर यह भी है कि राहुल गांधी ही चाहते हैं कि उनके करीबी को ही मुख्यमंत्री यानी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक और दावेदार का नाम है पिछली विधानसभा में विपक्षी नेता रहे वीडी सतीशन का, जो कि वीडी के नाम से पॉपुलर है। सतीशन ने 5 साल तक केरल में लेफ्ट सरकार के खिलाफ संघर्ष किया है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं 100 सीटें जीत कर दिखाऊंगा, और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 140 की विधानसभा में 102 सीटें इस बार मिली हैं। उस पर से सहयोगी दलों में इंडियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस भी सतीशन के पक्ष में बताई जा रही है। खबर तो यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी चाहती हैं कि सतीशन ही मुख्यमंत्री बने। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस वायनाड सीट से प्रियंका सांसद हैं वहां मुस्लिम वोटों का प्रभाव है और मुस्लिम लीग का अच्छा खासा दबदबा है। इन सब बातों के ऊपर वीडी सतीशन आलाकमान को साफ बता चुके हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो सरकार में कोई दूसरा पद नहीं लेंगे। ऐसे में सतीशन की नाराजगी खतरे की घंटी बजा सकती है। इसीलिए फिलहाल सतीशन का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन एक बात और साफ कर देना यहां पर चाहता हूं
कि कांग्रेस एक हफ्ते में जैसे कोई फैसला नहीं कर पाई, वैसे आज और कल में भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि केरल और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को कल दिल्ली तलब किया गया है। और जैसे एक हफ्ते से कांग्रेस माथापच्ची कर रही है, कल फिर से के मुरलीधरन, के सुधाकरन, एम रामचंद्रन जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठकर आलाकमान मंथन और माथापच्ची करेगा कि नेतृत्व किसको सौंपे। ऐसे ही थोड़े ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर चुटकी लेते हैं। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पड़ रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। कांग्रेस के सामने दिक्कत यह भी है कि अगर वो वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाकर केरल भेजती है तो 2 उपचुनाव उसको झेलने होंगे। वेणुगोपाल लोकसभा की अपनी सीट से छोड़ेंगे और विधानसभा की एक सीट उनको चाहिए होगी। उन 2 सीटों पर चुनाव जीतने की चुनौती पार्टी के पास आएगी। फिर वेणुगोपाल को राहुल गांधी का करीबी, बहुत करीबी माना जाता है। ऐसे में अगर वो केरल चले जाते हैं तो उनकी जगह कांग्रेस संगठन का महासचिव जैसा अहम पद पर राहुल गांधी किसको बिठाएंगे। राहुल के करीबी नेता लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई माने जाते हैं, लेकिन वो खुद असम में पार्टी तो छोड़िए, अपनी सीट हाल के चुनाव में हार चुके हैं। अब सवाल है कि क्या केरल पर भी असम वाला खतरा कांग्रेस पार्टी में मंडरा सकता है। 2011 के विधानसभा चुनावों में असम में कांग्रेस को विजय मिली थी। तब ज्यादा विधायक तरुण गोगोई की जगह हेमंत बिस्व शर्मा के पक्ष में थे, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के दबाव में तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में जब हेमंता इस पर जिद पर अड़ गए और विधायकों की सूची सोनिया गांधी को दिखा दी, तो सोनिया गांधी तरुण गोगोई को हटाकर हेमंता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन फिर से राहुल गांधी ने वीटो लगा दिया, जिसके बाद हेमंता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। उसके बाद से बीजेपी लगातार असम में चुनाव जीत रही है, हालांकि जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। और जिस हेमंता को राहुल ने कहा था कि लेट हिम गो, वो हेमंता दूसरी बार अब कल असम की कमान संभालने वाले हैं। राजनीति में सत्ता की लड़ाई अक्सर काफी तीखी हो जाती है। उस तीखेपन के बीच लोकतंत्र के लिए ताजगी भरी तस्वीर आज चेन्नई से आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उनके घर जाकर मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले, खुशी से मिले। दोनों विरोधी दल के नेता एक दूसरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित कर रहे थे, एक दूसरे को हराया है चुनाव में, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी तस्वीरें एक स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाती है। स्टालिन ने भी कह दिया है कि वो 6 महीने तक विजय सरकार के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, बारीकी से नजर रखेंगे, अपने वादों को पूरा करने का उनको समय देंगे। लेकिन लगे हाथ उन्होंने विजय से यह भी कह दिया कि सरकार के पास पैसा है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कहा था कि राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पुरानी सरकार छोड़कर चली गई है। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, जो कि विदेश से आई है। पश्चिम एशिया में जारी जंग की आग अब बुझी भी नहीं है कि इस बीच एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो गया। क्या धरती महाविनाश के ऑटो पायलट मोड पर चली गई है? क्या प्योंगयांग के तानाशाह ने कयामत की तारीख मुकर्रर कर दी है? उत्तर कोरिया से आई खबर ने पेंटागन से लेकर सियोल तक हड़कंप मचा दिया है। किम जोंग उन ने सिर्फ अपने देश का संविधान ही नहीं, उसने दुनिया की किस्मत बदलने का जैसे फैसला कर लिया है, क्योंकि अब किम को एटमी बम बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमाणु बम खुद ब खुद फूटने लगेंगे। एक तानाशाह का डर और दुनिया पर मंडराता परमाणु प्रलय। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में वो खूनी पन्ना जोड़ दिया है जिसने पूरी दुनिया की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से टॉप लीडरशिप को खत्म किया, उससे किम जोंग उन इतना डर गया है कि उसने अब डेड मैन स्विच एक्टिवेट कर दिया है। अब अगर किम जोंग की हत्या हुई या उनकी सत्ता पर आंच आई तो नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें ऑटोमेटिक परमाणु हमला कर देंगी। यानी किम नहीं रहे तो भी दुनिया का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। नॉर्थ कोरिया के संविधान में इस सनसनीखेज बदलाव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह कि क्या किम जोंग उन ने खुद को बचाने के लिए पूरी मानवता को हॉस्टेज बना लिया है?
दूसरा सवाल ये कि क्या परमाणु हमले का फैसला अब किसी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि ऑटोमेटिक सिस्टम के पास होगा? और तीसरा सवाल ये कि क्या ईरान के बाद अब अगला नंबर प्योंगयांग का है? इसीलिए तानाशाह ने यह डेथ वारंट जारी कर दिया है। कहानी शुरू होती है तेहरान से। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल के एक सीक्रेट हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इस एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी जिसमें पहले अटैक में ही सीधे दुश्मन के नेतृत्व को खत्म कर दिया जाता है, इसने तेहरान से करीब 6,500 किलोमीटर दूर बैठे एक दूसरे सुप्रीम लीडर की रातों की नींद उड़ा दी। वो नाम है किम जोंग उन का। ईरान में जो हुआ वो किम के लिए एक वेकअप कॉल था। किम को डर है कि अगली बारी उसकी है और इसी डर ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक एटमी रूल बनाने पर मजबूर कर दिया है। अब समझिए क्या है सन की तानाशाह का नया एटमी संविधान। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के संविधान में जो बदलाव किया है उसे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट डेड मैन स्विच कह रहे हैं। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान किम लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहते तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया के संविधान में नया प्रावधान खामेनेई की हत्या के 23 दिन बाद यानी 22 मार्च को प्योंगयांग में 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र के दौरान अपनाया गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का पेरीमीटर सिस्टम था। अगर मॉस्को तबाह हो जाता है तो कंप्यूटर खुद पूरी दुनिया पर मिसाइलें दाग देता। किम ने वही सिस्टम 2026 में अपना लिया है। किम जोंग के डेडमैन स्विच से आखिर प्योंगयांग से 11,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन तक खलबली क्यों है? तो इसके लिए आपको नॉर्थ कोरिया के मिसाइल पावर को समझना होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। टोक्यो से लेकर सियोल वाशिंगटन तक इन एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए किम जोंग के तरकश में एक से एक खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं। नोडोंग मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है जबकि फुकेंगसंग की 1900 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर हिट कर सकती है। फुंगसोंग 2 की रेंज 2000 किलोमीटर की है जबकि मुसुडान मिसाइल 4000 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकती है। अब बारी आती है नॉर्थ कोरिया के होंगसोंग सीरीज में मिसाइलों की। होंगसोंग 12 4500 किलोमीटर, होंगसोंग 14 10,400 किलोमीटर, होंगसोंग 15 13,000 किलोमीटर और होंगसोंग 17 15,000 से ज्यादा किलोमीटर दूर तक एटमी वॉरहेड के साथ टारगेट पर अटैक कर तबाही मचा सकती है। ये मिसाइल बेहद खतरनाक है और उससे भी खौफनाक खबर यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश इनकी रडार में आ जाते हैं। सवाल यह भी है कि जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई समेत टॉप लीडरशिप को खात्मा कर दिया, क्या वैसा ही ऑपरेशन अमेरिका नॉर्थ कोरिया में कर सकता है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। ईरान के मुकाबले नॉर्थ कोरिया में अमेरिका को ऐसा हमला करना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे बंद देशों में से एक है। वहां विदेशी डिप्लोमेट्स, सहायता कर्मियों और कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है जिससे खुफिया जानकारी जुटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने खामेनेई समेत ईरानी नेताओं पर नजर रखने के लिए हैक किए गए ट्रैफिक कैमरों और डिजिटल सर्वेलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। हालांकि प्योंगयांग में ऐसा करना बहुत कठिन होगा क्योंकि उत्तर कोरिया में सीसीटीवी नेटवर्क सीमित है और वहां इंटरनेट सिस्टम पर सरकार का कड़ा कंट्रोल है। किम जोंग उन अपनी निजी सुरक्षा को लेकर भी बेहद सख्त माने जाते हैं। वे आमतौर पर भारी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के बड़े ग्रुप के साथ यात्रा करते हैं और हवाई यात्रा से बचते हैं। इसके बजाय वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दौरों के लिए बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, किम किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनके डीएनए तक का सुराग नहीं छोड़ा जाता है। याद है ये तस्वीरें पिछले साल सितंबर में बीजिंग से आई थी। ये मीटिंग थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की। दोनों नेताओं की मीटिंग में जो बातें हुई उनकी तो चर्चा हुई ही, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उस घटना ने जो इस मीटिंग के बाद हुई। जैसे ही दोनों नेता मिलने के बाद वहां से रवाना हुए, किम जोंग के पर्सनल स्टाफ उस कुर्सी के पास पहुंचे जिस पर मीटिंग के वक्त किम जोंग उन बैठे थे।
हाथ में कपड़ा था और मकसद हर वो चीज़ बड़े करीने से साफ करना जिसे किम जोंग उन ने छुआ था। जिस कुर्सी पर वो बैठे थे उसे भी बड़ी सतर्कता से साफ किया गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये किम जोंग से जुड़े सुरक्षा उपायों का हिस्सा है ताकि विदेशी या दुश्मन देशों के जासूसों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। और अब चक्रव्यूह के आखिर में हम आ गए, लेकिन पब्लिक व्यू के बगैर ये शो खत्म नहीं होता है। तो आज के पब्लिक व्यूज आपको दिखा देते हैं। पहला व्यू जो सेविंग प्लान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया, उस पर विक्रांत केसरिया ने लिखा है, कल हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ होनी है। शायद उस कॉन्टेक्स्ट में विक्रांत दिखते हैं। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो इतना भव्य और खर्चीला शपथ ग्रहण क्यों किया जा रहा है? कम खर्चे पर भी किया जा सकता है, इसका बोझ कौन उठाएगा? एक और पब्लिक व्यू है जया दीक्षित का। हमारे प्रधानमंत्री की सेविंग अपील का मकसद विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, और वो इसमें हम सभी से सामूहिक भागीदारी चाहते हैं। ममता और टीएमसी पर एक और पब्लिक व्यू आया है प्रोफेसर प्रदीप का। ये त्रियामी विखंडन केवल राजनीति की बिसात पर मोहरों का विचलन नहीं, बल्कि एक सांगठनिक सूर्यास्त की बेला है। तो आज मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि। Thank you.